प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा है कि गरीबी उनकी पहली प्रेरणा थी। ये सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगता है। नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर बात करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी राजनेता के लिए इतने ज्यादा समर्पित क्यों हो जाते हैं कि वो उन्हें भगवान तक मानने लगते हैं? आज हम एक ऐसे ही विश्लेषण की परतें खोलने जा रहे हैं जो इसी सवाल की पड़ताल करता है। देखते हैं ये हमें कहां ले जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर में न बिजली है न टॉयलेट, फिर भी वो अपने नेता को भगवान का दर्जा देता हो। ये कहानी है मंगल वाजपेयी की, जो कानपुर में एक लोडर हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक उनकी भक्ति इतनी गहरी है कि वो कहते हैं आदमी बालू फांक के भी पेट भर सकता है। सवाल यह है कि आखिर ये भक्ति आती कहां से है? तो वाजपेयी की कहानी से एक बड़ा सवाल उठता है, जिसे ये विश्लेषण भी उठाता है। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक इंसान को किसी राजनेता के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा रखने पर मजबूर कर देती है? क्या ये सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे कुछ और भी गहरा है? इस विश्लेषण का तर्क है कि इस तरह की भक्ति अपने आप पैदा नहीं होती। उनका मानना है कि ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का नतीजा है, जिसे वो बड़े पैमाने पर इमोशनल मैनिपुलेशन या भावनात्मक हेरफेर का नाम देते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है, तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। देखिए, ये विश्लेषण एक बहुत ही प्रोवोकेटिव शब्द का इस्तेमाल करता है, ब्रेन वॉशिंग माफिया। उनके मुताबिक ये 4 हिस्सों में काम करता है। पहला, लोगों में गर्व की भावना जगाना। दूसरा, उन्हें ये एहसास कराना कि वो पीड़ित हैं। तीसरा, डर पैदा करना। और चौथा, आखिर में एक मसीहा को सामने लाना जो सबको बचाएगा। आज हम इसी चौथे और सबसे अहम हिस्से पर ध्यान देंगे, यानी मसीहा की छवि कैसे बनाई जाती है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। स्रोत का दावा है कि प्रधानमंत्री की छवि 3 मुख्य कहानियों पर टिकी है और ये विश्लेषण इन तीनों ही कहानियों पर सवाल खड़े करता है। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहली कहानी है गरीब चाय वाले की। ये एक बहुत पावरफुल इमेज है ना? लेकिन ये विश्लेषण इस पर सवाल उठाता है। वो बचपन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें वो कथित तौर पर सूट पहने हुए हैं, और उनके भाई के एक बयान का भी जिक्र करते हैं जिसके मुताबिक वो कभी कभार ही चाय की दुकान पर हाथ बटा देखे। तो फिर असली कहानी क्या है? प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा है कि गरीबी उनकी पहली प्रेरणा थी। ये सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन ये विश्लेषण पूछता है, क्या ये कहानी पूरी तरह से सटीक है या इसे एक खास तरह का असर पैदा करने के लिए बनाया गया है? दूसरी कहानी है देश के लिए परिवार का त्याग करने की। ये एक बहुत बड़े बलिदान की तरह लगता है, लेकिन स्रोत का तर्क है कि क्या देश सेवा के लिए ऐसा करना वाकई जरूरी है? वो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा फूले जैसे नेताओं का उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने परिवार के साथ रहते हुए ही देश की सेवा की। तो सवाल ये है कि क्या देश सेवा के लिए परिवार छोड़ना ही पड़ता है? प्रधानमंत्री अक्सर इस त्याग की बात करते हैं और ये बात लोगों के दिलों को छू भी जाती है। स्रोत का कहना है कि ये एक और उदाहरण है कि कैसे व्यक्तिगत कहानियों का इस्तेमाल एक खास तरह की पब्लिक इमेज बनाने के लिए किया जाता है। और तीसरी कहानी है फकीर वाली, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया की दौलत से कोई लेना देना नहीं है। स्रोत इस छवि के सामने उनकी लाइफस्टाइल की कुछ चीजें रखता है, जैसे कथित तौर पर बहुत महंगे चश्मे और लगातार विदेश यात्राएं। वो पूछते हैं, क्या ये दोनों बातें एक साथ चल सकती हैं? और फिर आता है ये मशहूर बयान, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है ना? लेकिन ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये इमेज असलियत से कितनी मेल खाती है, और इसी विरोधाभास पर यह पूरा विश्लेषण टिका हुआ है। तो ये तो हुई वो 3 कहानियां जिनका इस्तेमाल एक खास पर्सनैलिटी बनाने के लिए किया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस विश्लेषण का तर्क है कि अगला कदम है एक इंसान को लगभग भगवान का दर्जा देना। पर यह होता कैसे है? अब कुछ ऐसे बयानों को देखिए जो इस विश्लेषण में सबूत के तौर पर रखे गए हैं, जैसे कि ये, पीएम मोदी भारत के लिए भगवान का तोहफा है। ये एक बहुत ही मजबूत बयान है। और बात सिर्फ तोहफे तक ही नहीं रहती, इससे भी आगे जाती है। एक समर्थक का दावा है, भगवान ने नरेंद्र मोदी के रूप में धरती पर मानव रूप में जन्म लिया है। मतलब अब ये सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक अवतार की बात हो रही है। और फिर ये तुलना अपने चरम पर पहुंच जाती है। भगवान राम ने पीएम मोदी के रूप में जन्म लिया है। स्रोत के मुताबिक जब राजनीति इस लेवल पर पहुंच जाए तो फिर सवाल जवाब की कोई गुंजाइश नहीं बचती है तो सिर्फ भक्ति। तो सवाल उठता है कि ये सब होता कैसे है? एक व्यक्ति की इतनी शक्तिशाली और लगभग भगवान जैसी छवि बनाई और संभाली कैसे जाती है? स्रोत का जवाब एक शब्द में है, मीडिया।
इस विश्लेषण के हिसाब से सरकार ने 8 सालों में विज्ञापनों पर, जरा इस रकम को सुनिए, 64.91 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। स्रोत का तर्क है कि ये एक बहुत बड़े मीडिया अभियान का हिस्सा है। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये है हर जगह होने की बात। मतलब आप सुबह अखबार उठाइए, टीवी खोलिए, रेडियो सुनिए, फेसबुक पर जाइए, पेट्रोल पंप, सड़कों पर लगे पोस्टर, यहां तक कि आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट और सेल्फी पॉइंट्स पर भी एक ही चेहरा, एक लगातार कभी न खत्म होने वाली मौजूदगी। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही चल सकता है? इस विश्लेषण का आखिरी और शायद सबसे विवादास्पद तर्क ये है कि इस बहुत ही ध्यान से बनाई गई इमेज में अब दरारें दिखने लगी हैं। इसके लिए वो एक ताज़ा उदाहरण देते हैं। जब कुछ पूर्व न्यायाधीशों ने एक सार्वजनिक बहस का प्रस्ताव रखा तो राहुल गांधी ने तो तुरंत हाँ कर दी, लेकिन स्रोत के मुताबिक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी रही। तो वे विश्लेषण पूछता है कि इस खामोशी का क्या मतलब है। और यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक लोकतंत्र में सार्वजनिक बहस की क्या भूमिका होती है? जब नेता सवालों से बचते हैं तो ये उनके नेतृत्व के बारे में क्या बताता है? और सबसे जरूरी, ये वोटर्स के तौर पर हमारे बारे में क्या कहता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सोचने के लिए हैं।